नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये दिल मांगे मोर, जहां देश की राजनीति के नए मिजाज में ये नारा बिल्कुल फिट लग रहा है, क्योंकि मुद्दा कोई भी हो उसे चुनावी रंग देकर राजनीतिक फायदे का खेल खेला ही जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी ऐसा ही एक मुद्दा है जिस पर शुरू हुए सियासी संग्राम के बाद अब पक्ष विपक्ष सब अपने अपने फायदे का खेल खेलने में जुट गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर जारी सियासत में मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक टंगे ऐसे पोस्टरों ने कम तड़का नहीं लगाया था कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मैदान में कूद पड़े। I don't mind sharing credits, including the surgical strike. Major share goes to Prime Minister, but the issue I will at least claim the credit is decision-making ability and planning, because it is done by our armed forces and not by any political party. प्रधानमंत्री के नाम के आश्रय रक्षा मंत्री ने जता दिया कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने से चूकेगी नहीं। यानी भले 5 तारीख को प्रधानमंत्री ने साफ साफ मंत्रियों को हिदायत दी कि सर्जिकल स्ट्राइक पर अब सेना के अलावा कोई कुछ न बोले, लेकिन रक्षा मंत्री को बखूबी मालूम है कि इस मुद्दे के जरिए चुनावी बिसात पर विरोधियों को शह देने की ताकत है, तो उन्होंने श्रेय लेने का मौका छोड़ा नहीं। तो क्या यूपी चुनावों में अब सर्जिकल स्ट्राइक भी एक मुद्दा होगा और सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेकर बीजेपी विरोधियों को चित करेगी? सर्जिकल स्ट्राइक ने बीजेपी के यूपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 29 सितंबर के बाद आगरा और लखनऊ में रक्षा मंत्री का सम्मान हो चुका है। ऐसे रक्षा मंत्री के बारे में हम केवल ये कह सकते हैं कि वो अगर देश के सैनिकों की रक्षा पर इस प्रकार से अमानवीय और क्रूर प्रकार से प्रश्न उठाएंगे तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी की तरकश का तीर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विरोधी किन तीरों के आश्रय मुकाबला करेंगे? क्या अर्थव्यवस्था से जुड़े नए आंकड़े भी अब राजनीति में शुमार होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते चंद दिनों में बेरोजगारी से लेकर बैंकों के बैड लोन्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेकर हंगर इंडेक्स तक के जो नए आंकड़े आए हैं, उसमें विकास की चकाचौंध धूमिल पड़ती दिखी है। तो क्या यूपी के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की धमक सुनाई देगी? क्योंकि अगर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश करेगी तो विपक्ष हर उस मुद्दे को उछालेगा ही जिससे वो बीजेपी की नाकामी दिखा सके। देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.5% यानी कि 7.5 से ज्यादा होने के संकेत मिल रहे हैं, तो मौसम का संकेत भी अच्छा है, जो सरकार के लिए राहत की बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे से ही कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो न केवल राजनीतिक तौर पर सरकार के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि सरकार के तमाम दावों और वादों को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो सर्जिकल स्ट्राइक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ये कहते हुए चुनौती दी थी कि आओ गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और कुपोषण से लड़ें, क्योंकि विकास की राह में चुनौतियां यही है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सरकार की पहली उपलब्धि ही ये बन गई। And I don't mind sharing credits, including the surgical strike. Major share goes to Prime Minister. भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है। तो सर्जिकल स्ट्राइक पर पीठ ठोककर सरकार जता देना चाहती है कि उसने बड़ा काम किया, लेकिन जिन मोर्चों पर बड़ा काम किया जाना है, क्या वो पीछे छूट रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2016 की रैंकिंग में 118 देशों में भारत 97वें नंबर पर है। चीन 29वें, नेपाल 72वें, म्यांमार 75वें, श्रीलंका 84वें और बांग्लादेश 90वें नंबर पर है, यानी भारत से आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दरअसल भूख के खिलाफ किसी देश की लड़ाई का सूचकांक है, और अगर भारत 97वें नंबर पर है तो कोई हैरानी नहीं कि भारत में रोजाना करीब करोड़ लोग भूखे सोते हैं। लेकिन जिस बेरोजगारी को दूर करना सरकार की पहली प्राथमिकता में है और बीजेपी के मैनिफेस्टो के टॉप 10 वादों में एक है,
अगर सरकार उस मोर्चे पर भी फेल है तो किसे दोष दिया जाए, क्योंकि लेबर ब्यूरो का ताजा सर्वे कहता है कि देश में बेरोजगारी 5 सालों में सबसे ज्यादा है। देश में 1/3 लोग ही 1 साल लगातार रोजगार पा रहे हैं। देश में 68% लोग 10,000 रुपए ही हर महीने कमा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिल रही है। 82% लोग शहरी इलाकों में ही नौकरी पाते हैं और सिर्फ 53% ही ग्रामीण इलाकों के लोग सुरक्षित नौकरी पा रहे हैं। तो क्या मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी तमाम योजनाएं कोई कमाल नहीं दिखा पा रही, जिनका मकसद ही रोजगार पैदा करना था? क्योंकि बीते 2 साल में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो गए। नए स्टार्टअप को वेंचर फंडिंग मिल नहीं पा रही और सरकार की तमाम कोशिशें बेमानी साबित हो रही हैं। इतना ही नहीं, देश की फैक्ट्रियों में उत्पादन भी लगातार घट रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मुताबिक जुलाई के बाद अगस्त में भी उत्पादन घटा है। औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 0.7% घटा है, जो जुलाई में 2.5% घटा था। बैंकों का बैड लोन सरकार के लिए मुसीबत पहले से बना है, जिससे निपटने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बैंकों का एनपीए दिसंबर 2015 के $121 बिलियन से बढ़कर जून 2016 में $139 बिलियन हो गया। और ये हाल तब है जब विकास दर यानी टीडीपी के बाबत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। मौसम का मिजाज ठीक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी कम हैं। आज तक ब्यूरो। दरअसल देश की आम जनता भी यही कहती है कि दिल मांगे मोर, लेकिन वो चाहती है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो। खैर, दशहरे के दिन लखनऊ में हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रामलीला में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम का जयकारा लगाया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। नरेंद्र मोदी के एक नारे ने विपक्ष को उन पर सियासत करने का आरोप लगाने का मौका दे दिया और इसी के साथ यह सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या उत्तर प्रदेश चुनावों में राम मंदिर कोई बड़ा मुद्दा बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब एक मुस्लिम मजहबी जलसे में जाएं और वहाँ पर अपनी तकरीर का आगाज़ अल्लाह अकबर से करें और उसका इख्तिताम यानी उसका एंड जो है वो भी अल्लाह अकबर पर करें, तो क्या ये ठीक होगा? मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। उनकी 2 घंटे की यात्रा हो चाहे 200 घंटे, कोई उत्तर प्रदेश में असर पड़ने वाला है नहीं। अब रामलीला के मंच पे कोई जय श्री राम नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जय श्री राम के नारे से शुरुआत और जय श्री राम से ही खत्म भी किया भाषण प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और सभी की निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के दिल में क्या है, आज तक एक्सिस के सर्वे में हमने यही जानने की कोशिश की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए किसको कितने वोट। बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। 31% वोट मिल रहे हैं बीजेपी को, तो 28% बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी को, और समाजवादी पार्टी जिसकी मौजूदा सरकार है 25% पर सिमटती हुई नजर आती है। कांग्रेस के खाते में 6% वोट हमारे इस सर्वे में जाते हैं और अन्य के खाते में 10, यानी कि 10 महत्वपूर्ण होंगे अगर त्रिशंकु होती है विधानसभा तो। 31 बीजेपी, 28 बहुजन समाज पार्टी, नंबर 1 नंबर 2। तो 170 से 183 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में बनकर उभर रही है। बहुजन समाज पार्टी 115 से 124 यानी कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती हुई फिलहाल दिख रही है। बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश को और उनकी पार्टी समाजवादी को 94 से सिर्फ 103 तक सिमट रही है। कांग्रेस 8 से 12 यानी कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा फिर भी सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में भी जा रही है। ये दिल मांगे मोर। देखिए बीजेपी सबसे बड़ा दल 170 से 183 बड़ी जीत की तरफ बीजेपी और सरकार बनाने की स्थिति में भी बीजेपी यहां पर आ सकती है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और प्रधानमंत्री के उस उद्घोष के साथ ही तो भारत और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते संबंधों की आंच
अब उन लोगों पर भी पड़ रही है जिनके रिश्तेदार दोनों देशों में रहते हैं। ऐसा ही एक परिवार है जोधपुर का टेवानी परिवार। लेकिन टेवानी परिवार की परेशानी इसी दस्तक कार्यक्रम में हमने दिखाई थी, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी उसे देखा और सुना। उसके बाद फिर क्या हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। एक लाइन ऑफ कंट्रोल शायद तनाव के बीच रिश्तों की डोर को भी नए तरीके से बंधने से रोक रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। प्रिया और उसके परिवार को वीजा न मिलने से नरेश का पूरा परिवार हैरान परेशान है। सुषमा मैम को ट्वीट किया, बहुत बार डेली करता हूँ, पीएमओ को ट्वीट किया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ट्वीट किया, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं आया। दस्तक में जोधपुर के नरेश टेवानी के परिवार का दर्द झलका तो सुना विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी। सुषमा ने खबर दिखाए जाने के बाद फौरन ये ट्वीट किया और इस ट्वीट ने न केवल परेशान टेवानी परिवार को खुश कर दिया, बल्कि पाकिस्तान में रह रही प्रिया के परिवार को भी खुशी मिली। अभी बहुत हैप्पी है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को, प्रिया मुझे, दोनों को, हम दोनों के फैमिलीज को। जो टेंशन थी कि ठीक है जो डेट फिक्स की गई 7 नवंबर को, उस डेट पे शादी नहीं होती है, जो मैम का मैसेज आने के बाद जो सुषमा मैम का मैसेज आएगा, तुमको लग रहा है कि पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ अब हो जाएगा। दरअसल जोधपुर में रह रहे नरेश टेवानी की शादी कराची में रह रही प्रिया से तय हुई है। सिंधी समाज की मान्यता के मुताबिक लड़की शादी से 1 महीने पहले ससुराल आकर तमाम रस्में निभाती है, लेकिन पाकिस्तान से बिगड़ते संबंधों के बीच प्रिया और उनके परिवार को वीजा ही नहीं मिल रहा था। अगर हम भी परेशान हैं, तो वीजा अभी तक उनको कोई वहाँ अप्रोच कर रहे हैं भारत वहाँ एम्बेसी में, वहाँ हमारे सिंधी समाज के और वहाँ के लोकल एमएलए एमपी से, उनको कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आज तक संवाददाता नवीन दत्त ने टेवानी परिवार की परेशानी को रिपोर्ट में ढाला और दस्तक में जब ये खबर चली तो सुध विदेश मंत्री ने भी ली। विदेश मंत्री ने आज तक की खबर देखने के बाद ट्वीट के जरिए भरोसा दिलाया कि प्रिया को जल्द ही वीजा मिल जाएगा। फिलहाल टेवानी परिवार को इंतजार दुल्हन प्रिया और उनके परिवार का पाकिस्तान से भारत आने का है। नरेश और प्रिया की शादी 7 नवंबर को है और अब रस्म शुरू होने का वक्त बेहद नजदीक है। आज तक ब्यूरो। हमारी सरकार तो इतना तक कर रही है, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री ने वीजा दिलवाया, लोगों के दिलों को जोड़ा, लेकिन पाकिस्तान का दिल काला है, ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये दिल मांगे मोर, ये पाकिस्तान भी कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तकलीफ यह है कि वो जो चाहता है उसे पाना खासा मुश्किल है उसके लिए। दरअसल वो चाहता है कि भारत परेशान रहे और इसलिए कभी आतंकवाद के सहारे तो कभी कूटनीति के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है और कर भी रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि भारत उसकी हर चाल को भांप लेता है और भारत उसे नाकाम कर रहा है बरसों से। सर्जिकल अटैक के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो वो आतंकवाद की राह पर खुलकर चलने को भी तैयार है और कूटनीति के आश्रय भारत को शह देने की रणनीति भी बना रहा है। ये अलग बात है कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मात मिल रही है। बमपोर में ईडीआई इमारत में छिपे आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन खत्म हुआ तो 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई। इस बार सेना की तरफ से कोई गलती नहीं हुई और आतंकवादियों का हर दांव बेकार रहा। This is one building which has 60 rooms. It has got ground floor, 6 floors, and thereafter one attic was there. 60 rooms had 60 bathrooms also, and that is the reason it takes time to clear each and every room. Because इसके अंदर में सब में टाइम लगता है, सबकी ड्रिल बराबर है और हम बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर सकते because of the collateral damage. इस बीच एलओसी के पास पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों से 6 लश्कर आतंकवादी भारत में घुसने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्रालय को खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हीरानगर सेक्टर या दीनानगर गुरदासपुर से आतंकवादी घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं और ये सफल हुए तो इनकी योजना नेशनल हाईवे पर बने सेना या बीएसएफ के दफ्तर को निशाना बनाने की है। गंगधार में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया है, जबकि छंब सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की इन्फेंट्री देखी गई। इन्फेंट्री के साथ कमांडो भी मौजूद थे। यानी आतंकवादियों के आश्रय भारत को परेशान करना एक रणनीति है, तो दूसरी रणनीति कूटनीति की है। इसमें पाकिस्तान सार्क देशों के विस्तार में जुटा है ताकि उसे भी समर्थन मिल सके। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि क्षेत्र में एक बड़ा दक्षिण एशिया उभर रहा है, जिसमें ईरान, चीन और पड़ोसी मध्य एशियाई देश शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस कूटनीति को अभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला।
लेकिन इतना तय है कि चीन इस कोशिश को और हवा देगा। सार्क सम्मेलन के रद्द होने के बाद जिस तरह पाकिस्तान की किरकिरी हुई है, उसमें उसे यही लगता है कि सार्क में उसे समर्थन देने वाले देश होने ही चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी राजदूत ने फिर कश्मीर राग आलापा तो भारत ने उसका जवाब देने में देर नहीं की। दरअसल सर्जिकल अटैक के बाद नवाज शरीफ के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, परास्त देश की छवि से पाकिस्तान को बचाना, दूसरा, सेना को हावी न होने देना। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन किसी भी आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी का मुसलमान होना पाया जाता है तो दुनिया भर के निर्दोष मुसलमानों को कटघरे में खड़ा भी कर दिया जाता है। और इसी दर्द से परेशान दुनिया भर के हजारों मुसलमानों ने आज मुहर्रम के दिन लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक रैली निकाली। हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस एंटी टेररिस्ट मार्च का जायजा लिया है। ये अपनी तरीके का पहला मौका है जब मौका मुहर्रम का और इन सब के बीच पहली बार इस्लाम के साथ जो सवाल जोड़े जा रहे हैं, क्या वो वाकई टेररिज्म को लेकर है? लेकिन नहीं, टेररिज्म इस्लाम और उसके बीच में कोई वास्ता नहीं है। इसको लेकर इस तरीके की पहली बार एक हम देख रहे हैं इस वक्त ऑक्सफोर्ड स्क्वायर पर इस तरीके से पहली बार एक रैली निकल रही है। और ये अपने तरीके की पहली बार एक अजूबी रैली है। ये इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जब दुनिया टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ रही है, उसमें सवाल सीरिया का है, उसमें सवाल पाकिस्तान का है, उसमें सवाल इराक का है, उसमें सवाल ISIS का है। इन सब से इतर पहली बार इस तरीके से एक रैली निकाली गई और इसकी तादाद तकरीबन 25 से 50 हजार तक के लोगों की मौजूदगी है, जो ये बहुत साफ बताती है कि दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और फिलहाल जिन लोगों के बीच में है, ये हुसैनी एसोसिएशन है, जो ब्रिटेन में इनकी तादाद तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की है, वो इस वक्त जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे निकले और पूरे के पूरे परिवार के साथ निकले, और खासतौर से चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, हर कोई निकले हैं, ये बतलाता है कि किस तरीके से टेररिज्म मौजूदा वक्त में अगर इस्लाम से जुड़ रहा है तो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट है, खतरा है। और शायद इसीलिए ये एक बड़ा सवाल है। पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऑक्सफोर्ड स्क्वायर, लंदन, आज तक।